हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जूनियर लीगल ऑफिसर यानी कनिष्ठ विधि अधिकारी की जो परीक्षा 2019 में कंडक्ट कराई गई थी, उसी का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर हमारा सीपीसी और सीआरपीसी का होगा और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें भी प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 रहेगी और अधिकतम मार्क जो हैं वो आपके 50 ही रहेंगे। यानी 3 क्वेश्चंस को करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 1/3 की निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब चलो पेपर डिस्कशन की तरफ चलते हैं। अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्री एंड अपील सेड नॉट लाई, किस डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? तो इसका सही आंसर है ए डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद कंसेंट ऑफ पार्टीज। पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अगर होती है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जाती। सेक्शन 74 ऑफ द कोड सीपीसी 1908 डील विद। सेक्शन 74 सीपीसी का किस से जुड़ा हुआ है? रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who does decide the jurisdiction of civil court? सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन कौन डिसाइड करता है? तो कोर्ट इटसेल्फ, यानी स्वयं सिविल कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो स्वयं न्यायालय ही निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टा प्रोबेंडा रेफर टू। तो फैक्टा प्रोबेंडा का जो आशय है वो जुड़ा हुआ है फैक्ट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड से। तथ्य जिसको साबित करने की आवश्यकता होती है उसे फैक्टा प्रोबेंडा कहा जाता है। हाउ मेनी एडजॉर्नमेंट मे बी ग्रांटेड टू ए पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ सूट इफ सफिशिएंट केस इज शोन। किसी भी वाद की सुनवाई के दौरान पक्षकारों को जो एडजॉर्नमेंट होता है वो कितना अनुमत किया जा सकता है, कितनी बार अनुमत किया जा सकता है? तो 3 टाइम अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केस डारियो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज रिलेटेड टू। जो डारियो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है ये जुड़ा हुआ केस है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा से। डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा को सीपीसी का सेक्शन 11 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी स्टेटेड इन प्लीडिंग। इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटेड नहीं किया जाता प्लीडिंग के दौरान, मतलब अभिवचन में उसका उल्लेख नहीं होता? तो इसका सही आंसर है बर्डन ऑफ प्रूफ। जो सबूत का भार होता है उसको अभिवचन में स्टेटेड यानी उल्लेख उसका नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 कन्फर इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोड। ये जो सीपीसी के सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं इनमें से कौन सा जो इनहेरेंट पावर को बताता है सिविल कोर्ट की? तो इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट को सेक्शन 151 में बताया गया है। एक बार सारी सेक्शंस देख लेते हैं। 144 में एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन बताया गया है। सेक्शन 113 जिसका क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा रेफरेंस टू हाई कोर्ट बताया गया है और सेक्शन 115 में रिवीजन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए पर्सन हु इंस्टीट्यूट ए सूट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर इज नोन एज। एक पर्सन जो सूट को इंस्टीट्यूट करता है किसके बिहाफ पर? माइनर के बिहाफ पर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डज पे द सब्सिस्टेंस अलाउंस इन केस ऑफ अरेस्ट ऑफ जजमेंट डिबेटर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री के निष्पादन के लिए निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान कौन करता है? तो डिक्री के निष्पादन में जो निर्णीत ऋणी अगर गिरफ्तार हो जाता है तो जीवन निर्वाह भत्ते का जो भुगतान करेगा वो डिक्री होल्डर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
हु डज मेक पेमेंट ऑफ मनी इनटू कोर्ट अंडर ऑर्डर 24 ऑफ CPC 1908। ऑर्डर नंबर 24 जो है उसमें जो आपका पेमेंट ऑफ मनी है यानी धनराशि का भुगतान जो है वो कौन करेगा? धनराशि का भुगतान ऑर्डर नंबर 24 में डिफेंडेंट करता है। नेक्स्ट, हु डज फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट अंडर ऑर्डर 25 ऑफ CPC 1908। खर्चों के लिए प्रतिभूति ऑर्डर नंबर 25 में कौन देता है? फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट अंडर ऑर्डर नंबर 25 में कौन देगा? तो ऑर्डर नंबर 25 में जो आपका खर्चों के लिए प्रतिभूति यानी फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट देता है वो प्लेंटिफ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट वेस्टेड इन कमिश्नर इफ ही इज नॉट ए जज ऑफ सिविल कोर्ट। इनमें से कौन सी शक्ति ऐसी है जो कमिश्नर के पास नहीं होती अगर वह किसी सिविल कोर्ट में जज नहीं हैं? तो इसका सही आंसर है पावर टू इम्पोज पेनल्टी। जो पेनल्टी इम्पोज करने की पावर है वो कमिश्नर में तभी हो सकती है जब वो जज हो किसी भी सिविल कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द कोर्ट पास एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी अंडर ऑर्डर नंबर 25 of CPC 1908 and if the security is not furnished the court shall make in order for। यहाँ पर कहा गया है जब न्यायालय द्वारा CPC की जो ऑर्डर नंबर 25 है के अंतर्गत प्रतिभूति देने का आदेश पारित कर दिया जाता है और वह प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो न्यायालय उस आदेश को डिसमेल ऑफ सूट कर सकता है मतलब वाद को खारिज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट कैपेसिटी द कोर्ट मे एड गवर्नमेंट एज ए पार्टी। रूल नंबर 2 ऑर्डर नंबर 27A ऑफ CPC 1908। किस कैपेसिटी तक जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट को एक पार्टी बना सकती है? रूल नंबर 2 और ऑर्डर नंबर 27A में। तो कोर्ट गवर्नमेंट को एज ए डिफेंडेंट एक पार्टी बना सकती है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए वेयर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट ए कॉरपोरेशन, जहां एक सूट एक कॉरपोरेशन के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया जाता है समन में बी सर्व्ड। तो समन किस पर भेजा जाएगा? सेक्रेटरी पर, डायरेक्टर पर, प्रिंसिपल ऑफिसर पर या इनमें से सभी पर? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए एनी एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज एंटर्ड इनटू by next friend or guardian for the suit on behalf of minor without the leave of the court shall be। यहाँ पर कहा गया है न्यायालय की इजाज़त के बिना किसी भी नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन द्वारा माइनर की ओर से किया जाने वाला करार या समझौता यानी एग्रीमेंट जो है वॉइडेबल होगा अगेंस्ट ऑल पार्टीज अदर देन माइनर, मतलब वो शून्य होगा माइनर को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट में इशू कमीशन अंडर रूल 19 ऑर्डर नंबर 26 ऑफ CPC 1908। जो आपकी CPC 1908 है जो उसका ऑर्डर नंबर 26 है जो उसका रूल नंबर 19 है में कौन सा न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है? तो कमीशन जारी करने की जो रूल नंबर 19 और ऑर्डर नंबर 26 में पावर है वो हाई कोर्ट को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन नॉट मेक एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर ऑर्डर 28 ऑफ CPC 1908। इनमें से कौन सी कोर्ट ऐसी है जिसे अटैचमेंट यानी कुर्की इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कुर्की होती है उसे ऑर्डर नंबर 38 में पावर नहीं दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज, मतलब जो छोटे न्यायालय होते हैं उन्हें अटैचमेंट की पावर CPC
सीपीसी का जो ऑर्डर है 38 उसमें नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, एवरी अपील शैल बी प्रीफर्ड अंडर द सीपीसी 1908 इन फॉर्म ऑफ साइंड बाय द एप्लीएंट और हिज प्लीडर। एवरी अपील शैल बी प्रीफर्ड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 in the form of memorandum signed by appellant और हिज प्लीडर। तो इसका सही आंसर होगा मेमोरेंडम यानी ज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी 1908 डील विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू रिव्यू। यहाँ पर ये पूछा है कि जो सीपीसी है उसका कौन सा सेक्शन रिव्यू से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है, रिव्यू से जुड़ा हुआ जो सेक्शन है वो है सेक्शन 114। लेकिन एक बार औरों को भी देख लेते हैं। जो सेक्शन 112 है ये सेविंग से जुड़ा हुआ है और जो सेक्शन 113 है वो ये रेफर टू हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय फॉलोइंग समरी प्रोसीजर। समरी प्रोसीजर से किस सूट को डिस्पोज नहीं किया जा सकता। तो समरी सूट से जो सूट फॉर पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी है उसे डिस्पोज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी 1908 कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। इनमें से कौन सा सेक्शन है जिसमें डिक्री के विरुद्ध अपील यानी अपील अगेंस्ट डिक्री का प्रावधान मतलब प्रोविज़न दिया गया है। तो वो सेक्शन है सेक्शन 96 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। और जो सेक्शन 100 है उसमें बताया गया है सेकंड अपील के बारे में। सेक्शन 104 में ऑर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज। और सेक्शन 113 अब आपके याद हो चुका होगा क्योंकि मैं पहले भी 2 बार बता चुका हूँ, रेफरेंस टू हाई कोर्ट्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, द प्रोविजन रिगार्डिंग टेम्परेरी इंजंक्शन आर कंटेन इन विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी 1908। मतलब ये बताया गया है कि टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो सीपीसी के किस ऑर्डर में दिया गया है। टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो आपका दिया गया है ऑर्डर नंबर 39 में। अब अगर बात की जाए जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं उनकी, जैसे कि ऑर्डर नंबर 40 की अगर बात कर लेते हैं तो ये बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। और ऑर्डर नंबर 41 जो है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ रिवीजन विद रिगार्ड टू सिविल मैटर। सिविल मैटर में किस कोर्ट को पावर होती है रिवीजन करने की। तो इसका सही आंसर होगा हाई कोर्ट को पावर होती है सिविल मैटर्स में रिवीजन करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। यहाँ पर जो ऊपर के 3 स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हैं और यहाँ 4th में जो गलती है वो ये है कि द कोर्ट विच पास्ड ए डिक्री में एग्जीक्यूट इफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिडिक्शन। अगर यहाँ पर इनसाइड द लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिडिक्शन होता तो ये ऑप्शन भी आपका सही होता। यहाँ पर आउटसाइड होने की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट में इशू परसेप्ट, यानी कौन सी कोर्ट जो है वो आज्ञा पत्र जारी कर सकती है, यानी परसेप्ट कौन सी कोर्ट जारी कर सकती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा द कोर्ट पासिंग द डिक्री। वही कोर्ट परसेप्ट जारी कर सकती है जिसने डिक्री जो है वो पास की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, टू व्हाट एक्सटेंट ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लिएबल इफ द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हिम। यदि डिक्री विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है तो विधिक प्रतिनिधि किस हद तक दायी होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर डिक्री जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट एग्जीक्यूट की जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस हद तक वो करेगा, लिएबल होगा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा
only that property of deceased shall be liable which has come to his hand and has not been duly disposed of। यानी मृतक केवल वह संपत्ति दायी होगी जो उसके हाथों में आई है और सम्यक रूप से व्ययित नहीं की कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट वेस्टेड इन द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिग्री। जिसने ट्रांसफर्ड डिग्री को एग्जीक्यूट किया है उसके पास इनमें से कौन सी पावर नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस टू ट्रांसफर ऑफ डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शैल नॉट बी लिएबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसका अटैचमेंट यानी कुर्की नहीं की जा सकती और उसे सेल नहीं किया जा सकता यानी उसे बेचा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस। जो पर्सनल सर्विस के राइट्स हैं उनकी कुर्की नहीं की जा सकती यानी अटैचमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री। इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए डिग्री को, एंड सच सेल हैज़ बिकम एब्सोल्यूट। और ये जो सेल हुई ये आपकी एब्सोल्यूट हो गई। व्हेन द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन द परचेजर। तो ये जो संपत्ति क्रेता में निहित कब से होगी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड। जब से संपत्ति को बेचा गया तभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज ए कोर्ट में इशू कमीशन। इनमें से किस पर्पज के लिए कोर्ट जो है वो कमीशन जारी कर सकता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा टू एग्जामिन एनी पर्सन। किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए, टू मेक पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी का पार्टीशन करने के लिए, टू परफॉर्म एनी मिनिस्ट्रियल एक्ट को करने के लिए कोर्ट जो है वो कमीशन जारी कर सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज लिएबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए इनमें से कौन सी संपत्ति ऐसी है जिसका अटैचमेंट यानी कुर्की और सेल यानी विक्रय किया जा सकता है। तो वो संपत्ति है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब, जो सेक्शन 35B है सीपीसी 1908 का जो सेक्शन 35B है वो किस लिए डील करता है। कॉस्ट ऑफ कॉजिंग डिले, विलंब कारित करने पर खर्चों से बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम पीरियड कैन बी एनलार्ज्ड बाय द कोर्ट इन टोटल अंडर सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी 1908। सेक्शन 148 जो है सीपीसी 1908 का, उसमें टाइम को कितना एनलार्ज किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। 30 डेज से ज़्यादा नहीं करा जा सकता। किसमें? सेक्शन 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेक्शन 3 ऑफ सीपीसी डील विद, जो आपका सेक्शन 3 है सीपीसी का, ये डील किससे करता है। सेक्शन 3 जो है सीपीसी का ये डील करता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट, मतलब न्यायालयों की अधीनस्थता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इफ ए सूट इज डिसमिस्ड। किस रूल में यह बताया गया है कि अगर सूट जो है वो डिसमिस हो जाता है, द प्लेंटिफ शैल नॉट बी प्रीक्लूड, जो प्लेंटिफ होगा वो प्रीक्लूड नहीं करेगा फ्रॉम ब्रिंगिंग ए फ्रेश सूट के लिए रेस्पेक्ट द सेम कोज ऑफ एक्शन। निम्नलिखित में से किस वाद में यदि वाद खारिज हो जाता है तो वादी उस वाद हेतु के लिए नया वाद लाने को प्रस्तावित नहीं हो जाएगा। आप समझ गए होंगे और इसका सही आंसर होगा रूल नंबर 3 ऑर्डर नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेशन
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेक्शन 148A जो कि जुड़ा हुआ है केवेट दायर करने के अधिकार से, राइट टू लॉजिक केवेट वाज इंसर्टेड इन सीपीसी। मतलब सीपीसी में जो सेक्शन 148A है वो किस अमेंडमेंट से डाला गया। तो ये जो आया था केवेट दायर करने के अधिकार के लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो था एक्ट 10104 ऑफ 176। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी। कौन सा जुरिडिक्शन सेक्शन 21 में नहीं आता सीपीसी के। तो जो आपका है जुरिडिक्शन रिलेटिंग टू सब्जेक्टिव मैटर ये आपका सेक्शन 21 में नहीं आता सीपीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी अरेस्टेड और डिटेन अंडर सिविल प्रोसीजर। इनमें से कौन सा पर्सन ऐसा है जो कि सिविल प्रोसीजर में डिटेन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ए वुमेन हु अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड मैनर ऑफ कंट्री ओथ नॉट टू बी कंपील्ड टू अपीयर इन पब्लिक। यानी वह स्त्री जिसे देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, उसे सीपीसी में अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रूल नंबर 8 ऑर्डर नंबर 27 सीपीसी 1908। सीपीसी का जो ऑर्डर नंबर 27 है उसका जो रूल नंबर 8 है ये किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोसीजर इन सूट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर के विरुद्ध जो सूट दायर करने की प्रक्रिया है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंप्रोमाइज ऑफ सूट आर प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर। मतलब ये बताता है कि सीपीसी में कौन सा ऑर्डर इनमें से ऐसा है जो कि कंप्रोमाइज ऑफ सूट से जुड़ा हुआ है। कंप्रोमाइज ऑफ सूट से जुड़ा हुआ ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 23 और रूल नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द डिफेंडेंट एंटर on appearing in suit instituted under order 37 of the CPC 1908, what shall the plaintiff serve on the defendant in from number 4A in appendix B। तो इसका सही आंसर है समन फॉर जजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड in aggregate by the court under rule number 5 order number 27 CPC 1908। CPC 1908 का जो order number 27 है उसका जो rule number 5 है जो कोर्ट है उसके अंतर्गत कितना टाइम बढ़ा सकती है। तो इसका सही आंसर है कोर्ट 2 मंथ तक का टाइम रूल नंबर 5 और ऑर्डर नंबर 27 में बढ़ा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर एन अपीलेट कोर्ट शैल हैव। अपीलेट कोर्ट के पास इनमें से कौन कौन सी पावर्स होती हैं। पावर टू रिमांड ए केस ये भी होती है अपीलेट कोर्ट के पास। पावर टू फ्रेम इशू करने की पावर भी होती है अपीलेट कोर्ट में। पावर टू टेक एडिशनल एविडेंस भी लिए जा सकते हैं अपीलेट कोर्ट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव मेंशन्ड पावर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसका सही आंसर है मतलब जो ट्रू नहीं है वो बताया गया है ये गलत है और गलत ही इसका सही आंसर होगा। CPC 1908 लिमिट द स्पेशल लॉ नव इन फोर्स। लिमिट लगाती है स्पेशल लॉज पर जो कि फोर्स में है, ऐसा कहना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एन अपील शैल नॉट लाई। मतलब इनमें से कौन सा ऑर्डर है जिसमें अपील जो है वो लाई नहीं करती CPC में। तो इनमें से जो ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10
जो कहता है एन ऑर्डर टू रिटर्न ए प्लेंट अंडर रूल 10 और ऑर्डर 7 वेयर द प्रोसीजर ऑफ रूल 10A ऑफ ऑर्डर 7 हैज़ बीन फॉलोड, इसमें अपील नहीं होती। यहाँ से आपका CRPC शुरू हो गया है। CPC के क्वेश्चंस यहाँ लगभग ख़त्म हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इंक्वायरी अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज कंडक्टेड बाय। इंक्वायरी जो है वो किसके द्वारा होती है CRPC में? तो इंक्वायरी आपकी मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है और इन्वेस्टिगेशन आपका पुलिस ऑफिसर करता है। आप बताएंगे कि CRPC में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि CRPC में जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो CRPC की किस डेफिनेशन में, किस सेक्शन में डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए रिपोर्ट मेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन केस विच डिस्क्लोज आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी। इसका सही आंसर होगा कंप्लेन। ऐसे किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञ अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस द्वारा की गई रिपोर्ट जो है वो समझी जाएगी। मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है कि पुलिस ने FIR जो है वो रजिस्टर्ड की है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। तो वो जो रिपोर्ट है वो क्या समझी जाएगी? तो कंप्लेंट समझी जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आते रहेंगे। अंडर द कोड ऑफ CRPC 1973 एनी प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ विच एविडेंस इज लीगली टेकन ऑन ओथ इज कंसिडर एज। जो आपकी CRPC 73 है, इसमें कोई ऐसी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है समझी जाएगी। एनी प्रोसीडिंग इन द केस विच एविडेंस इज लीगली टेकन ऑन ओथ, ये क्या कही जाएगी? ये कही जाएगी जुडिशियल प्रोसीडिंग। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमने इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको जेलों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।